आज के एपिसोड में हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो एक छोटा सा प्रोविजन था जो पिछले एपिसोड में हम कवर नहीं कर पाए थे बिकॉज आई हैव टू लीव अर्जेंटली दैट टाइम। तो आज उसी से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम सेक्शन 162 करेंगे। ठीक है, तो पहले जो ये एक छोटा सा टॉपिक पिछली बार रह गया था उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि जब मामला रेप का हो तो क्या कोई स्पेशल प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में उस मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेके, उसके जो बयान रिकॉर्ड होंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उन सब को लेके आर देयर एनी स्पेशल प्रोविजंस इन सीआरपीसी? द आंसर इज यस। तो वो कौन से स्पेशल प्रोविजंस हैं? तो वो सेक्शन टू सेक्शन करने की बजाय वो सारे प्रोविजंस हम इकट्ठे कर रहे हैं। एंड दिस इज द रीजन जब हम सेक्शन 157 पढ़ रहे थे या 160 161 पढ़ रहे थे उस समय मैंने उसका जिक्र नहीं किया बिकॉज आई थॉट कि जितने भी रेप से संबंधित प्रोविजंस हैं या फिर और इरोटिक ऑफेंसेस से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो सब एक साथ हम देख लें ताकि हमें एक ब्रॉडर पिक्चर हमारे पास रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 157 का प्रोविजो। अपना बेरेक निकालिए मेरे साथ और 157(1) का प्रोविजो देखते हैं कि 157(1) का प्रोविजो क्या कह रहा है। जी, ये रहा। ये कहता है कि इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप के मामले में द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस एंड एज फार एज practicable by a woman police officer in the presence of her parents, guardian, near relatives or social worker of the locality. I hope this is clear. अब हम इसको थोड़ा सा ओपन अप करके देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, जब भी हमारे पास सेक्शन 157 में इंफॉर्मेशन आती है या 154 में अपने पास एफआईआर रजिस्टर होती है तो हम क्या करेंगे, जो विक्टिम की स्टेटमेंट हमें रिकॉर्ड करनी है वो कहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं? या तो उसके रेजिडेंस पर जाके, ठीक है, या फिर प्लेस ऑफ हर चॉइस। मान लीजिए वो खुद के रेजिडेंस पर ना होकर किसी दूसरी जगह पर है तो उस पर, मतलब उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। तो कुल मिला के पुलिस स्टेशन में बुलाकर रेप विक्टिम का स्टेटमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जब हम इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर रहे हैं। उसके बाद ये तो हो गया एट कहां पर लिया जाएगा। उसके बाद कौन ले सकता है? तो एज फार एज प्रैक्टिकेबल इट इज टू बी टेकन बाय द वुमन पुलिस ऑफिसर। एज फार एज प्रैक्टिकेबल क्यों कहा? मान लीजिए उस समय वुमन पुलिस ऑफिसर वहां पर अवेलेबल नहीं है और वो थोड़े समय तक अवेलेबल नहीं हो पाएगी, मे बी शी इज ऑन सम ड्यूटी एंड वो अभी स्टेटमेंट देने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या हम उसकी स्टेटमेंट को डिले कर दें? लेकिन वहां पर भी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग को डिले नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कहा एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना भी प्रैक्टिकेबल हो सके आप कोशिश कीजिए कि जो स्टेटमेंट है वो वुमन पुलिस ऑफिसर ही ले। तीसरी कंडीशन प्रेजेंस की, वहां पर किस किस की प्रेजेंस होनी चाहिए जब भी पुलिस ऑफिसर आईओ या पुलिस ऑफिसर या वुमन पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी रेप विक्टिम की, तो कौन कौन वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए? या तो उस जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स हो, या फिर कोई गार्जियन हो, या फिर कोई उसका नियर रिलेटिव हो, या फिर कोई सोशल वर्कर हो। मान लीजिए ये तीन अवेलेबल नहीं है, पेरेंट्स भी उस समय अवेलेबल नहीं है, गार्जियन भी अवेलेबल नहीं है, नियर रिलेटिव्स भी अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, आप एक सोशल वर्कर को बुलाइए और उसके सामने आप विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करके बता देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सेक्शन 157(1) का जो प्रोविजो है वो हमें बताता है कि रेप विक्टिम का स्टेटमेंट आपको कैसे लेना है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो बताई गई हैं। तो क्या क्या कंडीशन बताई गई है? सबसे पहले कहां पर लिया जाएगा, उसमें उसने बता दिया, या तो उस विक्टिम के रेजिडेंस पर या उसकी चॉइस जहां पर वो को बोले कि मैं यहां पर स्टेटमेंट दे दूंगी। दैट शुड नॉट बी अ पुलिस स्टेशन बिकॉज पुलिस स्टेशन को ही वो करने के लिए उन्होंने स्पेशली प्रोविजन बनाए हैं। ठीक है जी। उसके बाद कौन लेगा स्टेटमेंट? कौन लेगा? एज फार एज प्रैक्टिकेबल वुमन पुलिस ऑफिसर। और प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? तीसरी कंडीशन लगा दी टू मेक इट मोर फेयर। ये प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? प्रेजेंस या तो पेरेंट्स हो या फिर गार्जियन हो, गार्जियन भी नहीं है तो कोई क्लोज रिलेटिव, नियर रिलेटिव हो, और अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो कोई सोशल वर्कर हो।
तो आई होप 157 प्रोविजो 157(1) का प्रोविजो में जो रेप विक्टिम से संबंधित कंडीशन दी गई है वो क्लियर है। अब आते हैं दूसरे पे। अभी हम पढ़ रहे थे सेक्शन 160, पिछले एपिसोड में हमने सेक्शन 160 पढ़ा है। सेक्शन 160 के सब सेक्शन 1 में प्रोविजो में क्या कहा गया था कि भैया कुछ लोगों को आप नहीं बुला सकते पुलिस स्टेशन में, मतलब उनको 160 का नोटिस नहीं दे सकते। वो कौन कौन थे? मेल 15 से नीचे, 65 से ऊपर, उसके बाद फीमेल, वो किसी भी एज की हो सकती है, और फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड। ठीक है, इन लोगों को हम पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते हैं, सेक्शन 160 का नोटिस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम यहां पर इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि रेप विक्टिम जो है शी इज अ वुमन, शी इज अ फीमेल। अब फीमेल को 160 सब सेक्शन 1 के प्रोविजो के अनुसार नहीं बुलाया जा सकता, तो दिस विल ऑल्सो अप्लाई ऑन हर। हालांकि ये बात डिटेल में हमने यहां पे देख ली है, लेकिन सेक्शन 161 का प्रोविजो भी यही बात कह रहा है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। प्रोविजो टू सेक्शन 160, सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 देखते हैं पहले ये कह क्या रहा है। आप बेरेक निकालिए अपना। सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 का प्रोविजो प्रोवाइडेड, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला। Provided further that the statement of a woman against whom an offence under these sections 354 and rape related sections is alleged to have been committed or attempted shall be recorded by a woman police officer or any woman officer. चलिए, वही बात सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 के प्रोविजो में भी कही गई है कि जब भी आप किसी का स्टेटमेंट लेते हैं जो कि विक्टिम है किस किस की, एक तो रेप के सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस आप वहां से देख लीजिएगा, मैंने यहां पे नहीं लिखे हैं, यू कैन जस्ट चेक देम फ्रॉम दी बेरेक। और दूसरे इरोटिक सेक्शंस भी हैं लाइक सेक्शन 354, 354A, 54B। इन ऑफेंसेस का जो विक्टिम होगा उसकी जब आपको स्टेटमेंट लेनी है 161 की स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट लेने के लिए सिर्फ कौन ले सकता है वो स्टेटमेंट? या तो वुमेन पुलिस ऑफिसर या एनी वुमेन ऑफिसर। ठीक है, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर उपलब्ध नहीं है तो वुमेन ऑफिसर ले ले। तो 161 सबसेक्शन 3 प्रोविजो ये क्लियरली बोलता है कि इन ऑफेंसेस में कौन कौन से ऑफेंसेस है, 354, 54A, B, C, D वो आप देख लीजिएगा, और 376 से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस में जब भी हमें 161 के बयान लेने हैं, 161 की स्टेटमेंट लेनी है, तो वो कौन ले सकता है? वो वुमेन पुलिस ऑफिसर ले सकती है, वो या फिर वुमेन ऑफिसर ले सकती है। ठीक है, हालांकि रेप से संबंधित बात 157(1) में भी कह दी थी, तो इन्होंने उस बात को और सुनिश्चित करने के लिए 161(3) में भी कहा, और उसके बाद उसमें कुछ और ऑफेंसेस भी जोड़ दीजिए। देखिए 157(1) में ये सिर्फ रेप विक्टिम की बात कर रहा है, लेकिन 161(3) में का प्रोविजो में ये दूसरे इरोटिक ऑफेंसेस की भी बात कर रहा है कि इन ऑफेंसेस में भी जो स्टेटमेंट होगी वो कौन लेगा? वो वुमेन पुलिस ऑफिसर या वुमेन ऑफिसर लेगी। ठीक है, तो ये तीसरी चीज हो गई। अब आते हैं सेक्शन 164 सबसेक्शन 5A। ये कहता है कि जब भी किसी रेप विक्टिम की बात आई कि किसी महिला के साथ रेप हो गया है, तो एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पुलिस, उसका आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे ही रेप की सूचना आपको मिली, आप सबसे पहले विक्टिम का बयान लेंगे। जैसे ही आप विक्टिम का बयान लेंगे, उसके बाद जितना जल्दी हो सके आपको विक्टिम का बयान कराना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। ये और ये रिक्वायरमेंट कहां पे दे रखी है? सेक्शन 164 सबसेक्शन 5A। ठीक है, तो आप कुल मिला के हमें क्या क्या ध्यान रखना है, अब मैं इसको दोबारा से पूरा रिवाइंड करा देता हूं आपको
कि व्हाट ऑल थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। तो सबसे पहले हमने देखा सेक्शन 157(1) का प्रोविजो, जो ये कहता है कि जब भी रेप विक्टिम की स्टेटमेंट ली जाएगी वो उसके रेजिडेंस पे ली जाएगी या उसके चॉइस, किसके द्वारा ली जाएगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर, और प्रेजेंस किसकी होगी वो मैं आपको बता चुका हूं, या तो कोई उसके पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, नियर रिलेटिव्स हो या सोशल वर्कर हो। ठीक है, इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। अब जब पुलिस ने ये स्टेटमेंट ले ली, उसके बाद मैंने आपको बोला कि 164(5)(a) में इसी विक्टिम का स्टेटमेंट कराना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, और किसी में विक्टिम का स्टेटमेंट नहीं होता है, सिर्फ किस में होता है, 164 सबसेक्शन 5(a) की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही विक्टिम का स्टेटमेंट हो जाता है, जितना जल्दी हो सके पुलिस के द्वारा वो स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो होता क्या है कि उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं जो रेप विक्टिम है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसका स्टेटमेंट फिर से रिकॉर्ड किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। ये रिक्वायरमेंट हमें कहां पर पता चलती है, सेक्शन 164(5)(a). ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। और इसके अलावा हमारे पास है सेक्शन 160 का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 161 का सबसेक्शन 3। ये सिंपल सी बात ये कहता है, ये तो वही बात रिपीट कर रहा है कि वुमेन को नहीं बुलाया जा सकता थाने में, और 161(3) ये कहता है कि आप जो भी बयान लेंगे वो वुमेन पुलिस ऑफिसर या वुमेन ऑफिसर लेगी। हालांकि रेप विक्टिम के बारे में ये बात 157(1) के प्रोविजो में भी क्लियरली कह दी है। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब सेक्शन 162 पे चलते हैं। सेक्शन 162 क्या कहता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और प्रोसीजरल एस्पेक्ट इफ यू आर लुकिंग टू प्रैक्टिस फॉर इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन की हेडिंग है स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। तो सेक्शन 162 बेसिकली डील्स विद द स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट पुलिस को दी जाएगी, स्टेटमेंट मेड टू हुम, पुलिस ऑफिसर, मेड व्हेन, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, while investigating, I'm sorry, course of investigation is while investigating। वो जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी उसके संबंध में हम इस 162 में देखेंगे कि उसके संबंध में क्या कहा गया है। तो 162 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। अगेन रिस्ट्रिक्शंस किस चीज की, वो स्टेटमेंट जो पुलिस को दी हैं और कब दी हैं, इन्वेस्टिगेशन करते समय। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आपने स्टेटमेंट दे दी। इफ द स्टेटमेंट इज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, अगर उस स्टेटमेंट को राइटिंग में रिड्यूस कर लिया। देखिए आप ध्यान कीजिए, सेक्शन 161 में क्या था कि डिस्क्रिशन था पुलिस ऑफिसर का कि वो स्टेटमेंट को रिड्यूस करे या नहीं करे, भाई उसका डिस्क्रिशन है। हालांकि जब मटेरियल विटनेस हो तो उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए, अदरवाइज कोर्ट उससे एक्सप्लेनेशन सीख कर सकता है कि आपने मटेरियल विटनेस का स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो उसका वहां पर डिस्क्रिशन था। तो वही बात हम यहां पे कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दी गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इफ दैट स्टेटमेंट इज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, सच स्टेटमेंट शैल नॉट बी साइंड बाय द विटनेस, बाय द पर्सन जिसकी वो स्टेटमेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहली बात क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दी गई कब, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द रीजन आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट दी गई है, किसको दी गई है, पुलिस ऑफिसर को दी गई है। और उस स्टेटमेंट को अगर राइटिंग में रिड्यूस कर लिया जाता है तो सच रिटन स्टेटमेंट शैल नॉट बी साइंड। इट इज वेरी सिंपल। कुल मिला के मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक स्टेटमेंट जो पुलिस अधिकारी को दी गई है, इन्वेस्टिगेशन करते हुए दी गई है, अगर वो स्टेटमेंट राइटिंग में रिड्यूस कर ली गई तो उस स्टेटमेंट को साइन नहीं करवाया जाएगा जिस व्यक्ति ने वो स्टेटमेंट दी है। पहली रेस्ट्रिक्शन कंडीशन हो गई ये जो सेक्शन 162 में दी गई है। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पे, या इसको रिस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन क्या है
देखिए, स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वही बात जो इसमें थी वही यहां पे रिपीट हो रही है, ठीक है। सच स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पज एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, ऑफेंस हुआ, मान लीजिए मर्डर का ऑफेंस हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। अब जब ये ऑफेंस हुआ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इस पर्टिकुलर ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस को दी गई है वो उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी यूज्ड। किस चीज के लिए? किसी भी पर्पस के लिए, एनी पर्पस, उस इंक्वायरी और ट्रायल में। कौन सी इंक्वायरी और ट्रायल? इस ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल। जो ऑफेंस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल में जो स्टेटमेंट दी है 161 में या पुलिस ऑफिसर को दी है कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, उस स्टेटमेंट का यूज किसी भी पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता है। दिस इज व्हाट द रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन गिवन इन सेक्शन 162। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है जो कि प्रोविजो टू सेक्शन 162(1) में दिया गया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत है, ये पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया था। हमने ये कहा कि हमने ये कहा कि पुलिस ऑफिसर को जो भी स्टेटमेंट दी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो साइन नहीं की जाएगी अगर उसको लिखित में ले लिया जाता है, इफ दैट इज रिड्यूस्ड इन राइटिंग। इसका रैशनल क्या है? इसका रैशनल सिर्फ और सिर्फ ये है कि भैया हमें जो अब्यूज ऑफ पावर है, पुलिस के पास जो पावर है उसके अब्यूज को रोकना है। मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मान लीजिए पुलिस किसी को कॉम्पेल कर देगा, जबरदस्ती कोई बयान ले लिया, उस बयान पे साइन करवा लिया। अब वो व्यक्ति जब कोर्ट में आएगा तो उसको पता है कि उसका पिछला बयान जो था वो झूठा था और पुलिस ने जबरदस्ती लिया था, वो सच बोलना चाहता है कोर्ट के सामने। लेकिन क्योंकि उसने साइन कर रखा है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट पे साइन कर रखा है, तो वो जो सच कहने से वो हिचकेगा, उसे लगेगा कि अब मैं अपनी स्टेटमेंट कैसे बदलूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी साइंड दैट स्टेटमेंट। तो अगर सिग्नेचर होगा तो एक तरीके से हम जो विटनेस है उसको, जो ट्रू अकाउंट है कोर्ट के सामने लाने के लिए, हम उसको रोक रहे हैं। इसलिए सिग्नेचर का प्रावधान रखा गया कि भैया कोई भी स्टेटमेंट अगर पुलिस को दी जाती है तो उस पर साइन नहीं होना चाहिए, उस पर साइन नहीं किया जाना चाहिए। इसका सिंपल सा फंडा है, देखिए सिंपल सा लॉजिक समझिए। अगर ये साइन वाली बात हम ना रखते, इसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? एक सेकंड। अगर ये साइन वाली बात नहीं रखते तो उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? तो होता क्या कि पुलिस क्या करती, स्टेटमेंट लेती किसी की, जबरदस्ती जो भी स्टेटमेंट उसको लेनी है ले ली, भाई पीट के, डरा के, धमका के, कोई भी स्टेटमेंट ले सकती थी ना, और उस स्टेटमेंट पर उन्होंने साइन करवा लिया। ये मिस्टर ए हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने स्टेटमेंट दी पुलिस के डर से और साइन उन्होंने उस स्टेटमेंट पे करा लिया, ये उसको लिखित में कर लिया और ये साइन उसके हो गए। अब देखिए जब मिस्टर ए कोर्ट में आएंगे तो मिस्टर ए को लग रहा है कि यार मैं ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका हूं और इसमें मेरे साइन है, अब मैं उस स्टेटमेंट से कैसे बदलूं। हालांकि मिस्टर ए को पता है कि ये झूठी स्टेटमेंट है, ये पुलिस ने जबरदस्ती ले रखी है उससे, और वो सच भी बोलना चाह रहा है कोर्ट के सामने, तब भी वो सच बोलने में उसको हिचकिचाहट होगी, उसको डर रहेगा, उसको एंजाइटी होगी कि कभी कोर्ट मेरे ऊपर कोई और लीगल एक्शन ना ले ले अगर मैं अपनी स्टेटमेंट बदलूं, क्योंकि मैंने पहले साइन किया हुआ है। तो इस सारे ट्रैप से बचने के लिए सीधा 162 सबसेक्शन 1 में यह बात क्लियरली कह दी कि भाई कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को मिलती है, दी जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस पर सिग्नेचर नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके एक्सेप्शंस पे। थोड़ा सा स्पेस पीछे ही मिलेगा, स्पेस देखिए 162 ये किससे डील कर रहा है? ये डील कर रहा है स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, वी विल कम टू दिस। अभी के लिए आप समझ लीजिए इट इज इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब इसमें 162 में कहा गया कि जो स्टेटमेंट है जो पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमने क्या देखा, पहला रिस्ट्रिक्शन तो क्या है कि अगर वो स्टेटमेंट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग हो गई तो उस पे साइन नहीं होना चाहिए, उस पे साइन नहीं किया जाना चाहिए, दैट शैल नॉट बी साइंड, ठीक है। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या लगाई कि कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस को दी जाती है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस स्टेटमेंट का कोई भी यूज फॉर एनी पर्पज नहीं होगा। और कहां पर नहीं होगा, इंक्वायरी एंड ट्रायल। कौन से केस की, जिस केस की इन्वेस्टिगेशन में वो बयान लिए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिए आप, मान लीजिए, इसको क्लियर करते हैं, और मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है मर्डर की, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है मर्डर की, और इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में मिस्टर ए ने एक स्टेटमेंट पुलिस को दी। अब ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट ए ने दी है, ये इस मर्डर की इंक्वायरी और ट्रायल में इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये किसी और ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल में इस्तेमाल हो सकती है। मान लीजिए एक ऑफेंस है थेफ्ट का, और इस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल में मिस्टर ए ने जो स्टेटमेंट दी थी इस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में, मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में, उसका हम इस्तेमाल यहां पर करना चाहते हैं इसकी इंक्वायरी और ट्रायल में। तो क्या हम कर सकते हैं, द आंसर इज यस, बिकॉज जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो क्या कहा गया है, इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑफ द ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में वो स्टेटमेंट दी गई है उसके इंक्वायरी और ट्रायल में उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। बाकी अगर किसी दूसरे ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल में आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब ये तो हो गया कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, स्टेटमेंट कांट बी यूज्ड। लेकिन क्या बिल्कुल ही यूज नहीं हो सकती है, इसका कुछ एक्सेप्शन है। तो भैया इसका एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, वो दिया गया है प्रोविजो टू सेक्शन 162 का 1। अब हम प्रोविजो टू सेक्शन 162(1) देखते हैं। प्लीज टेक आउट योर बेरेक्ट और मेरे साथ उसको देखिएगा आप। पहले 1 भी पढ़ लेते हैं, अपना थोड़ा सा बेरेक्ट में भी रिकॉल हो जाएगा। देखिए 1 क्या कहता है, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वही मार्क कीजिए, स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। मैं बार बार ये कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन को मार्क करा रहा हूं, इसका एक पर्पज है। आप इसको बिल्कुल बार बार कंसिडरेट करके इसको समझिए कि कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही आपको याद करना है। सारा खेल नॉमेनक्लेचर का है, वर्ड्स इधर उधर नहीं होने चाहिए, ठीक है। इफ रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, जो मैंने आपको कहा अगर राइटिंग में ले लिया, साइन नहीं होने चाहिए। नो स्टेटमेंट शैल बी साइंड, ठीक है, ये तो हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी। दूसरी, नॉर शैल एनी स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयरऑफ वेदर इन अ पुलिस डायरी और अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज फॉर एनी पर्पज। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्टेटमेंट मेड टू पुलिस इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो हमने कहा कि जो ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसकी, उसकी इंक्वायरी और ट्रायल में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, सेव एज हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। इसका क्या मतलब है कि भैया जो एक्सेप्शन है इस बात के वो आगे दिए गए हैं। अब एक्सेप्शन क्या है देखिए, व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल whose statement has been reduced into writing as aforesaid। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि जो स्टेटमेंट है जो पुलिस को दी गई है, स्टेटमेंट मेड टू पीओ कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, that has been reduced into writing।
पहली बात ये होनी चाहिए कि वो स्टेटमेंट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है कि हम कब कब स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन, इसको मार्क कर लीजिए, विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इनको पुलिस ने बुलाया, 160 का नोटिस दिया और 161 में इनके बयान हुए। अब जो बयान हुए हैं उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लिया। ठीक है, तो अपनी पहली कंडीशन पूरी। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, जो मिस्टर ए हैं वो एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसिक्यूशन विटनेस साइंस का क्या मतलब है, देखिए विटनेस तीन तरीके के होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। भाई पहला विटनेस जो प्रोसिक्यूशन बुलाए, दूसरा विटनेस जो डिफेंस मतलब अक्यूज्ड अपनी तरफ से बुलाए, जिसमें वो एक प्रूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं जनाब मैंने कुछ नहीं किया, प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करने की कोशिश करेगी कि किसी ने किया है। तो पहला विटनेस हो गया प्रोसिक्यूशन विटनेस, दूसरे टाइप का विटनेस होता है डिफेंस विटनेस या अक्यूज्ड की तरफ से जो विटनेस आएंगे, और तीसरा विटनेस होता है कोर्ट विटनेस, जो ना प्रोसिक्यूशन ने बुलाया ना डिफेंस ने बुलाया, लेकिन कोर्ट ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने उस विटनेस को बुलाया है। तो मैं ये बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि जो विटनेस होना चाहिए 162 के पर्पज से, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन विटनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मिस्टर ए डिफेंस विटनेस बनकर आ जाएं, भाई स्टेटमेंट पुलिस को दी मिस्टर ए ने, और आगे चलकर डिफेंस अक्यूज का जो वकील है वो उसके अपना विटनेस बुला रहा है, ठीक है, तो ये 162 का जो एक्सेप्शन है वो अप्लाई नहीं होगा, दैट एक्सेप्शन विल नॉट अप्लाई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस होना चाहिए। दिस इज कंडीशन नंबर 2। फर्स्ट कंडीशन वाज दैट द स्टेटमेंट इज रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट द पर्सन शुड बी अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। ठीक है, अब आगे देखिए, इफ ड्यूली प्रूव्ड, जो स्टेटमेंट दी गई है और वो रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग है, वो ड्यूली प्रूव्ड है। इसका क्या मतलब है कि ये प्रूव किया जा सकता है कि हां, प्रूव किया जा चुका है कि हां ए ने ये स्टेटमेंट दी थी। भाई हमें ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि ए ने स्टेटमेंट दी भी है नहीं दी। हो सकता है पुलिस ने झूठा लिख रखा हो, ए ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी, या ए ने जो स्टेटमेंट दी वो स्टेटमेंट अलग थी और जो पुलिस ने स्टेटमेंट रिड्यूस इनटू राइटिंग की है वो अलग की है। तो कुल मिला के हमें ये देखना है कि वो स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव भी होनी चाहिए। ये अगर तीन कंडीशन पूरी हो जाती हैं, ये अगर तीन कंडीशन पूरी हो जाती हैं, तो पुलिस को दी गई स्टेटमेंट का यूज हो सकता है, अदरवाइज यूज नहीं हो सकता। अब सवाल आ गया कि हु कैन यूज, कौन यूज कर सकता है और किस पर्पस के लिए यूज हो सकती है, फॉर व्हाट पर्पस द स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हु कैन यूज। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि इट कैन बी यूज्ड बाय द अक्यूज्ड। अक्यूज का मतलब डिफेंस, जो अक्यूज के वकील हैं वो उसको यूज कर सकते हैं, एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन। इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड, स्पेस नहीं बची क्या, ओके यहां पे से कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए जो पुरानी स्टेटमेंट है मिस्टर ए की, उसकी तीन कंडीशन हमने बता दी कि कब कब उसको यूज किया जा सकता है। तीन कंडीशन जब फुलफिल होंगी तो उसको यूज किया जा सकता है। पहली कंडीशन वो राइटिंग में वो स्टेटमेंट, दूसरी वो प्रोसिक्यूशन विटनेस के रूप में आया है, वो विटनेस जिसकी वो स्टेटमेंट है, और तीसरी ये ड्यूली प्रूव हो चुका है कि वो स्टेटमेंट दी थी उसने। ठीक है, ये तीन कंडीशन होने के बाद हम आते हैं कि हु कैन यूज। इसमें क्लियरली लिखा है कि अक्यूज्ड यूज कर सकता है, दैट इज द डिफेंस। लेकिन सवाल यह है कि क्या अक्यूज्ड ही यूज कर सकता है, तो उसका जवाब है नहीं, प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है। लेकिन एक फर्क है दोनों में। क्या फर्क है, अक्यूज्ड को कोर्ट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नो परमिशन रिक्वायर्ड। लेकिन प्रोसिक्यूशन अगर उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना चाहता है तो प्रीवियस परमिशन, तो एक सेकंड यार, एक मच्छर दुखी कर रहा है। हाँ, तो प्रोसिक्यूशन अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो उसे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस।
अगर अक्यूज को यूज करना है नो परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द कोर्ट, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन को यूज करना है तो उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि जनाब मैं इस प्रीवियस स्टेटमेंट, जो मिस्टर ए की प्रीवियस स्टेटमेंट है, उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं, कृपया मुझे उसका इस्तेमाल करने के लिए आप अलाउ कीजिए। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि फॉर व्हाट पर्पस, आप किस पर्पस के लिए उस स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। देखिए इसमें एक पहले आप लॉजिक समझिए, अगर आप लॉजिक समझ गए तो आपको ये फंडा भी समझ में आ जाएगा। हम जब भी किसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो पहले दी गई है, ट्रायल से पहले मिस्टर ए ने कोई स्टेटमेंट दी है कहीं पर भी, तो हम उसका इस्तेमाल किस किस चीज के लिए करते हैं भाई? या तो कोरोबोरेट करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जनाब देखो ट्रायल में मिस्टर ए ये बोल रहे हैं और उन्होंने पहले भी यही बोला था, तो ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, आज भी यही बोल रहा है, पहले भी यही बोला था, तो उसका क्या मतलब हो गया? कोरोबोरेट करने के लिए स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट, कि जनाब देखिए पहले की जो स्टेटमेंट थी उसमें तो ये कुछ और कह रहा है, और आज की जो स्टेटमेंट है, जो ट्रायल में जो स्टेटमेंट दे रहा है, कोर्ट के सामने जो स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें कुछ और कह रहा है। तो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब है? दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, वो इतनी अलग हैं कि वो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मतलब या तो स्टेटमेंट ए ठीक है या स्टेटमेंट बी ठीक है। एक्स कहता है कि मैंने अक्यूज्ड को नॉर्थ की तरफ भागते देखा, अपनी पहले वाली स्टेटमेंट जो पुलिस को दी गई है, स्टेटमेंट ए जिसको हम बोल रहे हैं, और कोर्ट में आके स्टेटमेंट बी में वो ये कहता है कि मैंने अक्यूज को साउथ की तरफ भागते देखा। तो भैया दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना, दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं हो सकती ए और बी, या तो ए ठीक है या बी ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैंने आपको क्या कहा कि स्टेटमेंट जो पुरानी वाली स्टेटमेंट है उसका दो तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो चीजों को कोरोबोरेट करने के लिए या चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। अब हम आते हैं कि 162 हमें क्या अलाउ करता है कि उस स्टेटमेंट का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, वो अब हम देखते हैं। तो देखिए दोबारा से बेरेक्ट पे आइए, ये मार्क कीजिए प्रोविजो में टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस। तो ये क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। इसका मतलब कोरोबोरेट करने के लिए स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कौन सी स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दी गई, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में दी गई, और जिसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लिया। वो स्टेटमेंट अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और इसका कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन इसका एक छोटा सा इस्तेमाल और भी है, उसको देखते हैं। देखिए ये मार्क कीजिए, when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in cross examination। ठीक है, इसको मैं नोट से कराता हूं, वहां पे मैंने इसको ठीक ठाक से लिखा है, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए if the previous statement has been used for contradiction by the defense, ठीक है, contradiction के लिए previous statement का इस्तेमाल किया डिफेंस ने, then at the stage of re-examination the prosecution can use the other parts of the same police statement for the purpose of explaining the actual meaning of that part on the basis of which the contradiction was done so as to avoid the contradiction। एग्जाम्पल से समझाता हूं यार। देखो मिस्टर ए ने एक स्टेटमेंट दी पुलिस को, ये वो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लिया है। अब मिस्टर ए आए प्रोसिक्यूशन विटनेस बनकर, मतलब प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो विटनेस आए हैं, ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस आए तो डिफेंस ने उनको इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है? डिफेंस ये कह रहा है कि जनाब देखो इस स्टेटमेंट में इसने कुछ बात कही है और आज कोर्ट के सामने ये कुछ कह रहा है, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है।
तो डिफेंस ने इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ठीक है, ये सेक्शन 162 हमें अलाउ करता है। लेकिन जब री एग्जामिनेशन करेंगे, री एग्जामिनेशन क्या होता है, आई होप यू रिमेंबर, सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है जो कि वो पार्टी करती है जो उस विटनेस को लेके आई है। दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है दूसरी पार्टी, और उसके बाद री एग्जामिनेशन होता है जो पार्टी लेकर आई है। क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कुछ नए मुद्दे, कुछ नए सवाल आते हैं तो उनके संबंध में री एग्जामिनेशन होता है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, और फिर एक और मौका री एग्जामिनेशन का दिया जाता है। ठीक है, अब ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो जब कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो देखो, ध्यान से देखना यार, ये स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब जो कॉन्ट्राडिक्ट किया है वो सिर्फ इस स्टेटमेंट को लेके किया है। ओनली दिस स्टेटमेंट हैज बीन यूज्ड टू कॉन्ट्राडिक्ट, कि देखो भैया इस लाइन में इसने ये कह रखा है और अब ये कह रहा है। बाकी स्टेटमेंट से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया गया, एक सिंगल स्टेटमेंट को या एक पैराग्राफ को। तो सेक्शन 162 का ये प्रोविजो क्या कह रहा है, सेक्शन 162 का प्रोविजो कह रहा है कि अगर ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो हम प्रोसिक्यूशन को भी एक मौका देंगे री एग्जामिनेशन में। और मौका क्या है कि प्रोसिक्यूशन किसी और स्टेटमेंट का यूज करते हुए यह प्रूव करे कि साहब जो कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है वो असली में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। देखिए इस स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, इसको यहां से मैप से भी देख लेते हैं जो मैंने आपको समझाया है। प्रोविजो टू सेक्शन 162, दैट इज व्हेन द स्टेटमेंट मेड टू द पीओ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी यूज्ड इन इंक्वायरी और ट्रायल फॉर एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड वही है कि स्टेटमेंट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग होनी चाहिए, वो एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस आया होना चाहिए, और वो स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव होनी चाहिए। दूसरा, हु कैन यूज, डिफेंस यूज कर सकता है, अक्यूज्ड, और प्रोसिक्यूशन कर सकता है, बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट उसे परमिशन देगी। और परमिशन कब देगी कोर्ट उसे? कोर्ट परमिशन तब देगी जब उसका विटनेस हॉस्टाइल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, देखिए, ए ने एक स्टेटमेंट दी पुलिस को। ठीक है, अब ए इसे अपना प्रोसिक्यूशन इसे अपना विटनेस बना के ले आए कोर्ट में। अब ये पुलिस को स्टेटमेंट दिया और ये पुलिस का ही विटनेस है, मतलब प्रोसिक्यूशन का ही विटनेस है। अब इस मिस्टर ए ने क्या किया कि जब उस कोर्ट के सामने आया वो, तो उसने कुछ और स्टेटमेंट दे दी विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन। मान लीजिए स्टेटमेंट को हम एक्स बोल रहे हैं और वाई जो स्टेटमेंट उसने कोर्ट में दी है, एक्स और वाई में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि यार, और ये किस समय आया? जब एग्जामिनेशन चीफ चल रहा है। मतलब अभी अक्यूज्ड इसको एग्जामिन नहीं कर रहा है, प्रोसिक्यूशन ही एग्जामिन कर रहा है अभी इसको। देखिए यहां पे समझ आता हूं यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं समझाने की। ए ने स्टेटमेंट दी, एक सेकंड रुकना यार। ए ने स्टेटमेंट दी कि मैंने अक्यूज्ड को, ए ने स्टेटमेंट दी पुलिस के सामने दी, जिसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लिया, कि मैंने शोर सुना, जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा एक्स वाई को चाकू से मार रहा था और वाई चिल्ला रहा था और उसके बाद एक्स भाग गया। यह स्टेटमेंट इसने दे दी, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 जो उसने पुलिस को दी है। अब जब ए को प्रोसिक्यूशन कोर्ट में लेके आया गवाही देने के लिए, तो कोर्ट में उसने स्टेटमेंट नंबर 2 दी। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या दी उसने? कि जब मैंने शोर सुना तो मैं बाहर गया और मैंने देखा वाई वहां पर चिल्ला रहा है और उसको चाकू मारा गया है और मैंने एक्स को भागते देखा। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या अंतर आया। पहली स्टेटमेंट वो कह रहा है कि उसने एक्स को चाकू मारते देखा, और दूसरी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि जब वो बाहर आया तो वाई दर्द से करा रहा था, उसको चाकू मारा और था, और एक्स वहां से भाग रहा था। मतलब इसने स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि इसने एक्स को चाकू मारते हुए नहीं देखा है। तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, या तो स्टेटमेंट 1 ठीक है या स्टेटमेंट 2 ठीक है। तो जो ये कॉन्ट्रडिक्शन आई है ये एग्जामिनेशन इन चीफ में ही आ गई। ठीक है,
एग्जामिनेशन इन चीफ में ही आ गई, मतलब जब प्रोसिक्यूशन इससे एग्जामिन कर रहा था इसको, तो जो इसने पहले स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन को दी थी कि भैया एक्स ने मारा है, अब वो स्टेटमेंट से पलट रहा है, वो कह रहा है कि मैंने तो नहीं देखा एक्स को मारते हुए, जबकि पहले वाली स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि उसने देखा है एक्स को मारते हुए। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन उसे एग्जामिन करने के लिए लेके आया कोर्ट में, तो जनाब कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो एक्स को मारते हुए नहीं देखा। अब ये क्या हुआ, हॉस्टाइल हो गया। मतलब जो पार्टी से लेकर आई थी, जो स्टेटमेंट के लिए लेके आई थी, वो स्टेटमेंट ना देके ये दूसरी स्टेटमेंट दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, सिर्फ ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा कोर्ट, कोर्ट अलाउ कर देगा कि जो प्रोसिक्यूशन है वो भी इसको पुरानी स्टेटमेंट दिखा के कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। इसका क्या मतलब है, प्रोसिक्यूशन ये कहेगा कि अभी तुम ये बोल रहे हो, लेकिन पहले जो तुमने स्टेटमेंट दी थी पुलिस के सामने, उसमें तो तुमने कहा था कि भैया तुमने एक्स को मारते हुए देखा है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर कि कॉन्ट्राडिक्शन की पावर जो राइट दी गई है वो किसको दी गई है, वो अक्यूज्ड को दी गई है। ठीक है, लेकिन प्रोसिक्यूशन भी उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है, उस राइट का इस्तेमाल कर सकता है, परमिशन ऑफ द कोर्ट। और कब कर सकता है, जब वो विटनेस हॉस्टाइल हो जाए, देन कोर्ट विल अलाउ दैट। यहां पे एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है, मैं बेरेक में ही मार्क कराता हूं आपको। इसको मार्क कीजिए। एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टांस इन द स्टेटमेंट referred to in subsection 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant। तो सवाल ये उठता है कि हम ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उस स्टेटमेंट को। अब अगला सवाल ये बनता है कि क्या ओमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ओमिशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हां, ओमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है व्हेन द ओमिशन अमाउंट्स टू कॉन्ट्राडिक्शन and omission is significant। I'm sorry, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। मैं ये कहना चाहता हूं when the omission is significant, उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी। omission is significant then such omission will amount to contradiction। अगर omission significant है तो वो contradiction कहलाएगा। इसका क्या मतलब है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। omission का मतलब क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन तो यह है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, या तो ये ठीक होगी या ये ठीक होगी। ओमिशन क्या होता है कि आपने स्टेटमेंट 1 में कुछ बात कही जो स्टेटमेंट 2 में नहीं कही, या स्टेटमेंट 1 में नहीं कही और स्टेटमेंट 2 में कह दियो। उदाहरण के तौर पे आपने स्टेटमेंट 1 में यह कहा कि आपने देखा कि अक्यूज्ड एक्स वाई को पहले चाकू मारता है और फिर गोली मार देता है, जबकि जब वो कोर्ट में आया तो उसने क्या कहा कि उसने देखा कि अक्यूज्ड एक्स वाई को गोली मारता है। ठीक है, तो ये चाकू वाली बात इसने नहीं बोली यहां पे, तो ये क्या है, दिस इज ओमिशन। और कॉन्ट्राडिक्शन कब होता, कॉन्ट्राडिक्शन तब होता जब ये कोर्ट में आके कहता है कि मैंने तो एक्स को सिर्फ भागते हुए देखा है, मैंने वाई को उसको चाकू या गोली मारते नहीं देखा। वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता कि भाई या तो ये स्टेटमेंट ठीक है या ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन ओमिशन क्या है कि वो कह तो अभी भी स्टेटमेंट वही दे रहा है, लेकिन एक चीज वो अभी ओमिट कर रहा है जो पहले उसने कही थी, तो दैट इज ओमिशन। अब ओमिशन कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा, अगर ये ओमिशन सिग्निफिकेंट है। अगर ये ओमिशन सिग्निफिकेंट है तो ओमिशन कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। कैसे, उसको एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। देखिए,
यहां पर स्टेटमेंट थी कि चाकू मारी गोली मारी, यहां पे इसने कहा कि चाकू नहीं मारा सिर्फ गोली मारी। ठीक है, इसने बोला ही नहीं कि चाकू मारे, इसने सिर्फ ये बोला कि इसने गोली मारी है। अब देखिए एक स्टेटमेंट हम लेते हैं, मान लीजिए ये स्टेटमेंट 1 है। इसमें कहता है इसने अक्यूज को देखा, अक्यूज ने वाई को पहले एक चांटा मारा और फिर उसने वाई को पहले स्लैप एंड देन ही शॉट हिम। ठीक है, जब वो कोर्ट के सामने आया तो वो कह रहा है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, कोर्ट के सामने वो कह रहा है कि मैंने देखा एक्स ने वाई को शूट किया, शॉट। जो चांटे वाली बात थी उसने वो नहीं बोली, यहां पे तो ऑमिट कर दी। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सिग्निफिकेंट है। भाई स्लैप पहली स्टेटमेंट में बोल रहा है कि मारा है, दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है स्लैप नहीं मारा, डिडंट स्लैप, या बोला ही नहीं, साइलेंट अबाउट दैट। तो दिस इज नॉट समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, इट्स समथिंग वेरी माइनर। मतलब अगर स्लैप नहीं भी मारा तो फर्क क्या पड़ता है, वो अभी भी ये तो बोल रहा है ना कि उसने गोली मारते देखा है। हमें क्या जरूरत है, हमें गोली मारने की जरूरत है, मतलब गोली प्रूव करने की जरूरत है। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कुछ ऐसा ओमिशन हो जो सिग्निफिकेंट है, भाई जैसे चाकू वाली बात कर रहे थे, पहली में बोल रहा है कि चाकू मारा है, दूसरी में उसने कहा सिर्फ गोली मारी, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो अब उससे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, उसको उससे पूछा जा सकता है भाई पहले तो तू ये बोल रहा था चाकू भी मारा है, अब तू ये कह रहा है कि अब तू चाकू के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, तू कह रहा सीधी गोली मारी है। तो दिस इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट, बिकॉज अगर जब आप किसी को चाकू मार रहे हैं तो दिस इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। ग्रीवियस हर्ट है, उसको इंजरी होगी, वो गिर गया, फिर उसने गोली मारी है, क्या हुआ है। लेकिन सिर्फ थप्पड़ वाला जो मामला है वो एक सिग्निफिकेंट ओमिशन नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि सिर्फ वो ओमिशन जो सिग्निफिकेंट होंगे वही ओमिशन कॉन्ट्राडिक्शन मानी जाएगी, और उसी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम 162 की स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। हर ओमिशन के लिए स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए इस वाले एग्जाम्पल में उसने ये कहा कि पहले स्लैप किया और फिर शॉट किया, और जब वो कोर्ट में आया तो उसने कहा कि शॉट किया, स्लैप की कोई जिक्र ही नहीं की। अब जो डिफेंस का जो वकील है वो 162 मतलब इस वाली स्टेटमेंट का यूज करना चाहता है कि जनाब मैं इस वाली स्टेटमेंट से प्रूव करना चाहता हूं कि देखिए इसमें ओमिशन है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। सो कोर्ट विल नॉट अलाउ इट, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दिस ओमिशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसलिए 162 की जो स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। अब इसके लास्ट प्रोविजन पे आते हैं। आई वाज प्लानिंग टू मेक दिस एपिसोड ओनली ऑफ 30 मिनट्स, बट ये ज्यादा चला गया है। तो वैसे तो काफी और टॉपिक्स भी इसमें करने थे, लेकिन वो मैं अगले एपिसोड में करूंगा। तो अभी एक टॉपिक इसका कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ओके, फिर वो अपना कम से कम सेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर उसके जो बाकी इंटरप्रिटेशन है वो रह जाएंगे, वो हम बात अगले एपिसोड में कर लेंगे। अब आते हैं एक्सेप्शन टू सेक्शन 162। फिर से बेरेक खोलिए और अब सब सेक्शन 2 पढ़िए इसका। देखिए इसको मार्क कर लीजिए। नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to apply to any statement falling within the provision of clause 1 section 32 of the Indian Evidence Act or affect the provision of section 27 of the act। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि हमने जितनी भी बातें पढ़ी कि भाई 162 के अनुसार हम स्टेटमेंट को साइन नहीं कर सकते और स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते, ये सारी बातें, इसका एक सिंपल सा एक्सेप्शन है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन। अगर डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, ओमिशन, ये हमें इन चीजों पे जाने की जरूरत ही नहीं, हम सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या, ये इन्वेस्टिगेशन यहां पे शुरू हो गई, मान लीजिए एफआईआर आई, रजिस्टर हुई और ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। ठीक है, अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने विक्टिम की स्टेटमेंट ले ली और विक्टिम बाद में एक्सपायर हो गए, तो ये क्या हो गई, डाइंग डिक्लेरेशन। तो अब देखा जाए तो ये स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्शन 162 विल नॉट अप्लाई बिकॉज इट इज डाइंग डिक्लेरेशन, और इसको एक्सेप्शन दिया गया है 162 के सबसेक्शन 2 में। तो 162 किस किस पर अप्लाई नहीं करेगा, एक तो डाइंग डिक्लेरेशन पे अप्लाई नहीं करेगा और सेक्शन 27 पे अप्लाई नहीं करेगा। सेक्शन 27 क्या था, डिस्कवरी या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। आई होप यू रिमेंबर दैट। जब भी अक्यूज्ड ये बोलेगा कि उसने
ऑफेंस से संबंधित कोई चीज एक पर्टिकुलर जगह पे छुपा रखी है, इस घर में छुपा रखी है, तो वो स्टेटमेंट हो जाती है अंडर सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 और सेक्शन 32(1) पर सेक्शन 162 अप्लाई नहीं करेगा। इवन इफ द डैंग डिक्लेरेशन और द डिस्कवरी स्टेटमेंट was made to the police, it will not be affected at all and it will be used in evidence as normally as is provided under the इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में जिस तरीके से उस स्टेटमेंट का यूज बताया गया है वो स्टेटमेंट उस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगी। 162 का कोई भी बार इस स्टेटमेंट पर नहीं आएगा। विद दिस आई एंड दिस एपिसोड, और अगले एपिसोड में मिलते हैं, उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे 162 को। थैंक यू।